Assalamualaikum students, open your SST books, Pakistan and its neighbor. In this lesson we study about the neighbors of Pakistan, the relationships, the physical features, the import and expose their languages, their culture. We studied and read about their things. Pakistan has four neighbor country: Afghanistan, Iran, China, India. Pakistan is पाकिस्तान और ईरान के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है डेजर्टी एरिया पे, वो 800 किलोमीटर का है। और जो बॉर्डर अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान शेयर करता है वो 2200 किलोमीटर का है, जिस बॉर्डर के एरिया को ड्यूडरन लाइन हम कहते हैं, ड्यूडरन लाइन। तो पाकिस्तान अपना जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर है वो शेयर करता है अफ़गानिस्तान के साथ, और अपना शॉर्टेस्ट बॉर्डर जो है वो शेयर करता है चाइना के साथ। चाइना के साथ सिर्फ हमारा कराकोरम की तरफ से बॉर्डर है। जम्मू कश्मीर का जो एरिया है वो हमारा डिस्प्यूटेड है इंडिया के साथ, वो डिस्प्यूट जो है वो अभी तक सॉर्टेड आउट नहीं हो रहा। बांग्लादेश और ताजिकिस्तान पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान 15 किलोमीटर की एक स्ट्रिप है जो अफ़गानिस्तान के अंडर आती है। इस तरह जो आपका ताजिकिस्तान है वो पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्री में नहीं आता, क्योंकि उससे उसका बॉर्डर नहीं मिलता। और इसी तरह बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस इंडिया का एरिया है। दैट्स वाई बांग्लादेश इज़ नॉट आवर नेबर। So our first neighbor country is Iran. Iran is the Islamic Republic country. Until 1935 it's called Persia। और ईरान में मुख्तलिफ डिनेस्टीज़ थी, सल्तनत थी। जो सबसे आखिरी थी वो थी उसको शाह का हेड, मतलब हेड ऑफ द जो स्टेट होता था, एम्परर, उसको शाह का वर्ड उसके लिए यूज़ होता था। और रज़ा पहलवी वो थे। बट 1970 में जो है आयतुल्लाह खुमैनी के अंडर जो है एक इस्लामिक रेवोल्यूशन आया, तो उन्होंने जो शाह के उस जो लास्ट डिनेस्टी थी उसको रिमूव करके जो है वो एक गवर्नमेंटल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की इस्लामिक रेवोल्यूशन कायम किया। और वहाँ पे जो इस वक्त जो क्राइटेरिया है आपका ईरान का वो इस्टेब्लिश किया। ईरान जो है वो एक एग्रीकल्चर कंट्री तो है, लेकिन वो एक डेजर्टी कंट्री भी है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन नहीं होती। तो वो जो अपने फूड की जो नीड है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। और लाइव स्टॉक्स में जो है रेयर है उनकी शीप और गोट्स, तो मतलब उनके पास लाइव स्टॉक फार्मर्स में सिर्फ शीप और गोट्स हैं। ईरान की जो है वो दुनिया के 10% ऑयल रिजर्विस हैं और नेचुरल गैस हैं। कॉपर, आयरन और लीड एंड प्रीशियस स्टोन्स, मतलब ये इतने ज़्यादा अमाउंट पे उसके पास चीज़ें हैं। वो एक अच्छा मिनरल कंट्री कंसिडर होता है, एक इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट है उसकी। द कंट्री इज़ फेमस फ्रॉम द मैग्निफिशेंट पर्शियन कारपेट्स। पर्शियन कारपेट्स बहुत ज़बरदस्त होता है और वो काफ़ी पॉपुलर है दुनिया में, तो वो इसका बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है ईरान। ईरान में बेसिकली फ़ारसी ज़ुबान बोली जाती है। 70.5 मिलियन पीपल ईरान में रहते हैं। और ईरान का जो कैपिटल है वो है तेहरान। और ईरान में जो डेजर्ट है दश्ते लूत, वो जो है वो भी है, और वो काफ़ी हॉट डेजर्ट कंसिडर होता है। और जो शेख सादी का आपने नाम सुना होगा, शेख सादी बेसिकली ईरान में ही पैदा हुए, ईरान के शहर शिराज में पैदा हुए। तो ईरान जो है वो काफ़ी पॉपुलर कंट्री है और काफ़ी एडवांस भी हो चुका है। अफ़गानिस्तान को अगर करंटली हम देखते हैं तो अफ़गानिस्तान को हम एक बैकवर्ड कंट्री समझते हैं, लेकिन एक टाइम था कि अफ़गानिस्तान एक स्ट्रॉन्ग कंट्री था और अफ़गानिस्तान के लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड एम्बिशियस नज़र आते हैं अपने सर्टन पॉइंट्स में। अफ़गानिस्तान इज़ अ माउंटेनियस कंट्री, वहाँ पे है एरिया। विंटर्स में बहुत सर्दी होती है, समर्स में हॉट एंड ड्राई हो जाता है। तो जो ग्रुप्स हैं पॉपुलेशन में, उसमें पश्तून्स, उज़्बेक्स एंड ताजिक्स हैं।
अच्छा, अफ़गानिस्तान जिस तरह पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट पे है, इसी तरह अफ़गानिस्तान की भी एक स्पोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप यूरोप के थ्रू मिडल ईस्ट में दाखिल होते हैं तो उसका जो उससे जब आप सब कॉन्टिनेंट में साउथ एशिया में आना चाहते हैं तो उसमें आप पाकिस्तान के थ्रू आएंगे बाय रोड, मतलब एक इम्पॉर्टेंट रूट है पाकिस्तान। इसी तरह अफ़गानिस्तान का भी जो रूट है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली मिडल ईस्ट टू द सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान में तो तब आएंगे जब वो अफ़गानिस्तान आएंगे। सो अफ़गानिस्तान के थ्रू वो पाकिस्तान में आएंगे, लेकिन अफ़गानिस्तान मिडल ईस्ट में आएगा और अफ़गानिस्तान से वो जो है पाकिस्तान में एंटर होगा। तो अफ़गानिस्तान की एक इम्पॉर्टेंट सेंट्रल पोजीशन है फॉर द ट्रैवलर्स के लिए कि मिडल ईस्ट टू द सब कॉन्टिनेंट में एंटर होने के लिए वो अफ़गानिस्तान के थ्रू आएंगे। मैंने आपको कहा ना कि अफ़गानिस्तान के लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। 13th सेंचुरी में अफ़गानिस्तान वॉज अ पार्ट ऑफ एम्पायर मंगोल रूलर चंगेज़ खान एंड इट बिकेम अ स्ट्रॉन्ग कंट्री अंडर अहमद शाह दुरानी इन 1747। यानी जब पाकिस्तान आज़ाद भी नहीं हुआ था तो अहमद शाह दुरानी के अंडर ये स्ट्रॉन्ग कंट्री बना गया था, और ये ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस से बहुत पहले निकला। यानी इंडिया पाकिस्तान बनने से बहुत पहले ही इन्होंने जो है वो ब्रिटिश के इन्फ्लुएंस से निकल आए, इन्होंने ब्रिटिशर्स को डिफ़ीट किया और 1921 में ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गए। यानी इन्होंने ब्रिटिशर्स को डिफ़ीट कर दिया। अब एक सेकेंड, द रशियंस आल्सो शोड, वही वाली बात कि इस सब कॉन्टिनेंट में आने के लिए अफ़गानिस्तान एक इम्पॉर्टेंट प्लेस था। तो रशियंस उस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे। तो रशियंस ने जो है वो अफ़गानिस्तान को USSR यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के अंडर उन्होंने अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया 1979 में। लेकिन 10 इयर्स अफ़गानी रशियंस और अफ़गान्स के दरमियान फ़ाइट रही, और उस फाइट जब वो एंड हुई 1989 में तो रशियंस ने आखिर विड्रॉ कर दिया। उसने कहा कि नहीं, अब हम अफ़गानिस्तान में मज़ीद नहीं रह सकते, हम इनसे जीत नहीं सकते, और इस तरह ये कंट्री दोबारा आज़ाद हुआ। यानी अपने दौर की दो स्ट्रॉन्ग जो कंट्रीज़ थे उनको उन्होंने डिफ़ीट किया अफ़गानिस्तान ने। बट आफ्टर द लेकिन डिफ़ीट किया, लेकिन 10 साल के जाने के बाद जो हालात अफ़गानिस्तान के पैदा हुए वो डे बाय डे ख़राब होते गए, और इन द एंड 2001 में जो USA पे अटैक हुआ उसके बाद वहाँ के हालात बिल्कुल ही चेंज हो गए। कंट्री बहुत जो अफ़गानिस्तान है उसने बहुत सी डिस्ट्रक्शन देखी और डैमेजेस देखे, क्योंकि कंट्री के हालात बहुत बुरे हो गए थे। 1980s और फिर 2001 में दोबारा अमेरिका ने जब इंडिया अफ़गानिस्तान पे हमला किया, अमेरिका ने यानी तीसरी दफ़ा एक उन पे हमला हुआ और फिर लोग वहाँ से मूव कर गए, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और बिफोर द रशियन इन्वेंशन एंड फॉलोइंग वॉर्स अफ़गानिस्तान वाज अ प्रोग्रेसिव कंट्री। यानी वो बहुत एक अच्छा तरह प्रोग्रेसिव कंट्री था रशियंस के अटैक और अमेरिकन्स के अटैक से पहले। स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ थे वहाँ पे, वो काफ़ी वेल डेवलप कंट्री था। लेकिन आफ्टर दैट वो एक डिस्ट्रॉय हो गया और अब वो दोबारा कोशिश कर रहा है उस लाइन में आने में। अफ़गानिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज पश्तो एंड दारी पर्शियन है। वहाँ पे 32 मिलियन है और कैपिटल उसका काबुल है। चाइना, जिसे आई टेल यू बिफोर कि पाकिस्तान शेयर्स ओनली अ स्मॉल बॉर्डर with China. The mountains in this border region are Karakoram, which are very high and very beautiful. In 1978, Karakoram Highway was opened connecting in Pakistan and China. तो चाइना और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो सिर्फ कराकोरम पे है, जो बहुत ऊंचा है। और लेकिन उन्होंने चाइना और पाकिस्तान ने मिल के वहाँ पे जो है खंजराब पास जो 4693 मीटर्स आए बनाया है, और वहाँ से उन्होंने अपनी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का बिज़नेस को स्टार्ट किया, ट्रेडिंग स्टार्ट की। तो वो एक कनेक्शन उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया जिसकी वजह से काफ़ी बेनिफिट्स पाकिस्तान को मिले। पाकिस्तान एंड चाइना हैव स्ट्रेंथन देयर रिलेशनशिप थ्रू CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। China is a much larger country than Pakistan. Its total area is 9 million
96 million thousand square kilometer. It has a cold climate in the नॉर्थ में उनका कोल्ड क्लाइमेट है और वार्म वेट क्लाइमेट उनका साउथ में है. और द वर्ल्ड फेमस गोबी डेजर्ट भी जो है कंट्री के वेस्ट साइड में है. चाइना बेसिकली एग्रीकल्चर कंट्री है और वो काफ़ी लार्ज अमाउंट में चीज़ों को ग्रो भी करते हैं, डिपॉजिट्स भी बहुत करते हैं क्योंकि कंट्री का एरिया बहुत ज़्यादा है. चाइना हैज़ वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन. चाइना की जो सिविलाइजेशन है यानी मोनार्की सिस्टम था वो बहुत पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना है. लेकिन इन 1911 में एक रेवोल्यूशन आया जिसमें लोगों में उन्होंने कहा कि नहीं, अब मोनार्की सिस्टम को बाय हो जाना चाहिए, अब जो है वो एक नया सिस्टम होना चाहिए. तो फिर 1921 में चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी बनी और उसके लीडर माओ जेडोंग के अंडर उन्होंने जो है एक पावरफुल सेटअप बनाया जो पब्लिक रिपब्लिक पीपल्स रिपब्लिक इन 1949 यानी 1949 में एक डेमोक्रेटिक यानी रिपब्लिक कंट्री वो बना. लेकिन क्योंकि लोग काफ़ी चेंज हुए. इन 1960 पर एक कल्चरल रेवोल्यूशन आया माओ जेडोंग की लीडरशिप के अंदर. लेकिन जो इकोनॉमिकल रेवोल्यूशन आया जो इस वक्त क्योंकि चाइना वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी में खड़ा है वो आया था. इकोनॉमिक जो रेवोल्यूशन आया था वो डेंग जियोपिंग के अंदर आया था. China has largest population in the world, 1.34 billion. The official language China is Mandarin Chinese. Capital उनका बीजिंग है लेकिन दूसरे भी उनके important cities हैं. इंडिया हमारा नेबरिंग कंट्री और जिसके साथ हमारा जो डिस्प्यूट है जम्मू कश्मीर का वो काफ़ी पुराना है और ये डिस्प्यूट जब तक हमारा रिजॉल्व नहीं होता हमारे रिलेशनशिप उतने अच्छे नहीं हो पाते. बिकॉज हर चीज़ की मीटिंग के हर चीज़ के एंड पे वही जम्मू कश्मीर का हमारा होता है कि उनको हम एक सेपरेट स्टेट या जो अगर उनको हक देंगे उन्होंने जिस कंट्री में भी शामिल होना है वो उस कंट्री में शामिल हो या वो सेपरेट स्टेट बनाए. बिकॉज इस तरह क्योंकि ये उनका जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है, राइट है. ओबियसली दे हैव राइट टू live their life by their own ways. India is much larger than Pakistan. It has an area of 2,973,190 square kilometer and population 1.3 billion. India second number पे आता है population में. यहाँ पे हिंदूज़ काफ़ी लार्ज नंबर पे है और बेसिकली ये हिंदूज़ ही कंट्री है लेकिन मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट के सिक्स क्रिश्चियंस भी हैं. एग्रीकल्चर कंट्री है, इंडस्ट्रीज़ का इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी में इन्होंने अपनी इकोनॉमी को बहुत स्ट्रॉन्ग किया है. जो इनका साउथर्न पार्ट है इंडिया में वहाँ पे लार्ज प्लेट्यू है उसको डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं. नॉर्थ जो है नॉर्थ की साइड से वो चाइना से सेपरेट होते हैं हिमालयस की तरफ से. और गंगा रिवर इनका जो है वो इनकी ज़्यादातर ज़मीन को फर्टाइल करता है. The river rises in Himalaya to the north and flows eastward across India in the Bay of Bengal. इंडिया के साथ दो सीज़ हैं, एक अराबियन सी है कनेक्ट होता है और एक बे ऑफ बंगाल. द डेक्कन प्लेट्यू कवर मोस्ट ऑफ साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया और वो बहुत फर्टाइल लैंड है. द कैपिटल ऑफ सिटी ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली. ऑफिशियल लैंग्वेज इन हिंदी और इंग्लिश है लेकिन उसमें और बहुत सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. और पाकिस्तान रिलेशन विद मुस्लिम कंट्रीज़, पाकिस्तान जो है तमाम मुस्लिम कंट्रीज से एक हेल्दी रिलेशनशिप्स शेयर करता है. नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ एंड वेस्ट अफ्रीका है, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका है, द मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया में ये सारे कंट्रीज़ हैं. उनके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप है एज अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, जिसमें ये सब कंट्रीज़ इकट्ठे होकर अपनी इस्लामिक कंट्रीज़ के जो प्रॉब्लम्स और उनके चीज़ों को सॉर्टेड आउट करने की कोशिश करते हैं. दिस इज़ इंटरडिपेंडेंस. इंटरडिपेंडेंस ये जो एक वर्ड है इसकी डेफिनेशन को आपने अंडरलाइन करना है. इंटरडिपेंडेंस इज़ द रिलायंस और डिपेंडेंस ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल्स ऑन ईच अदर. इंटरडिपेंडेंस की जो वर्ड है
इसका मतलब ये है कि एक कारपेंटर है, कारपेंटर जो है वो अपनी तमाम चीज़ों को ख़ुद फुलफ़िल नहीं कर सकता। वो हमें वुडन फर्नीचर तो देता है, लेकिन उस कारपेंटर को कपड़ों की ज़रूरत है। अच्छा जी, अब कपड़े कहाँ से लेके आएंगे? टेलर बनाएगा। अच्छा, टेलर को स्वीविंग मशीन की ज़रूरत है, कपड़ा वो हाथ से तो नहीं बनाएगा ना। फिर वो स्वीविंग मशीन कहाँ बनेगी? फैक्ट्री में बनेगी। सो अच्छा, अब उन सबको खाना कहाँ से मिलेगा? फार्मर से। फार्मर फूड ग्रो करेगा तो खाना मिलेगा ना। और फार्मर को कपड़े कहाँ से मिलेंगे? सो एक्चुअली जो हमारी सोसाइटी है वो सब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। इसी तरह कंट्रीज़ का भी है। कोई भी कंट्री अपने नीड को फुलफिल नहीं कर सकता अकेले। दे हैव टू बी इंटरडिपेंड टू अनदर कंट्री। सो इंटरडिपेंडेंस का जो वर्ड है वो इसीलिए है बिकॉज हम कोई भी इंसान टोटली अपने आप पे डिपेंड नहीं कर सकता, इसी तरह कोई कंट्री भी नहीं कर सकता। So I hope you get the my point, and if there is any query, ask me. Okay, ji. Allah Hafiz.